अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर से लंदन तक का सफ़र बल्दियाती निज़ाम के लिए बनाम सरकार। आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं लंदन में था, अभी मैं लाहौर में हूँ। लाहौर और लंदन एक करते हैं। लाहौर और लंदन की क्या खसूसियात हैं उस पर भी बात करते हैं। एक क्लिप PTC से पहले मैं आपको दिखाऊंगा लाहौर और लंदन के अंदर जो मुमासलत है वो क्या है, उसके अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बल्दियात पे। बल्दियात का जो इशू है ये बड़ा अहम है। बल्दियात के इस इशू के अंदर हम सारे के सारे फंसे हुए हैं, क्योंकि बल्दियात से ही लोगों को पावर मिलनी है। जो आम आदमी तक पावर ने जाना है वो बल्दियात के थ्रू जाना है। बल्दियात में अवाम का नुमाइंदा आएगा तो वो अवाम के वो मसाइल जो छोटे छोटे मसाइल लगते हैं लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी उन पर मुनसर होती है, जैसे सड़क टूटी हुई का मसला, पीने के साफ़ पानी का मसला, जैसे चोरी चकारी का मसला, जैसे गली के साफ़ होने का मसला, जैसे तमाम चीज़ें जो मेरे घर के इर्द गिर्द शहरी सहूलियात हैं उनका मौजूद होना, इंसानी सहूलियात, बुनियादी इंसानी सहूलियात या उनका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। वो इस तमाम शो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपैरिजन करेंगे लाहौर और लंदन का। लंदन में मैं जब गया था, लंदन में क्या बात हुई, लंदन के एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है मुर्तज़ा अली शाह। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि लंदन का बल्दियाती निज़ाम काम कैसे करता है। कि बल्दियाती निज़ाम जो जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके अंदर जो बेसिक चीज़ है जिसमें लोग तरक्की करते हैं वो बल्दियाती निज़ाम है। लेकिन हमारे यहाँ हुकूमतें बल्दियाती निज़ाम लाने नहीं देना चाहती। और इसी शो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पुराने बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके दुख क्या हैं और नया जो निज़ाम आया है, यानी कि नया जो कानून का मुसवदा पेश किया गया है उसमें क्या क्या लूप हो रहे हैं और उसमें क्या ट्रिक्स खेले गए हैं कि पावर आम आदमी के पास जाने की बजाय फिर MP MNA सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तक महदूद रहे, आम आदमी तक वो पावर ना जा सके। ये तमाम इस शो में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंदन में। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं, हम वहाँ देखते भी हैं इनको। तो काउंसिल के बारे में बात करना चाह रहे थे, बल्दियाती निज़ाम के बारे में बात करना चाह रहे थे। मैं सोचा कि यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, लोकल जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए हैं और यहाँ पर उनको रहते हुए एक ज़माना हो चुका हुआ है और वो यहाँ के निज़ाम को समझते हैं, तो उनसे थोड़ा सा निज़ाम को समझने की कोशिश करें, यहाँ काउंसिल का निज़ाम चलता कैसे है। तो मुर्तज़ा शाह साहब जो हैं एक सहाफ़ी हैं और बड़े रिनोन सहाफ़ी हैं लाहौर में, तो कम से कम हम इन्हें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जब लीडरशिप यहाँ लंदन आई होती है तो हम इनको बड़े गौर से सुनते हैं। तो आज इनसे काउंसिल के बारे में बात करते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और भट्ट साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, हम बल्दियात की बात करते हैं हमेशा। बल्दियात एक बुनियादी इकाई होती है डेमोक्रेसी की। किसी भी अच्छे मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क में बुनियादी इकाई होती है। हम क्योंकि कहते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम कैसे काम करता है? अच्छा भट्ट साहब, यहाँ पे इस वक्त जो आप खड़े हैं ना, यहाँ से बरतानवी प्राइम मिनिस्टर का जो दफ्तर है, इसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं, वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर है। ठीक है। जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे अगर तो जो नीचे अगर आप कोई पत्थर फट जाए, ये लाइट आपको नज़र आ रही है पीछे पाकिस्तान के झंडे के साथ लाइट, हाँ, अगर ये लाइट रात को ख़राब हो जाए, हाँ, प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टार्मर ठीक नहीं करा सकता कभी भी। लेकिन जो इस जगह का लोकल काउंसलर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं ठीक करा सकता। प्राइम मिनिस्टर दुनिया में यहाँ पे कोई प्रोविजन है ही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इस लाइट को किसी तरीके से ठीक करा सके। लेकिन ठीक कौन करा सकता है? आपको रब्ता करना है। यहाँ जो लोकल आपका नुमाइंदा है ना, वो लोकल काउंसलर जो कम से कम 250-300 के वोट लेके बनता, आपकी इस एरिया की 10 से 15 जो गलियां हैं ना, उनका काउंसलर, उसे कहते हैं काउंसलर। काउंसलर की जो मेन हेड किसको कौन है? टाउन का होता है हेड, क्या होता है वो? देखिए, ये आप यूं कह लें कि पूरा जो UK है ना, इसको आपको याद होगा एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ ने एक निज़ाम मुतारफ़ कराने की कोशिश की थी, डेवोल्यूशन ऑफ सिस्टम। डेवोल्यूशन ऑफ सिस्टम ये था कि जो पावर्स हैं वो नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे ना आए। यानी कि वहाँ तो आपको गली का वो ख़राब हो जाए, कहते हैं MNA काम कराए या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ, इससे काम की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी ये गली ख़राब है, 2-3 इसके तरीके। एक तो ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप कॉल करेंगे, डायरेक्टली काउंसिल को कॉल करेंगे, एक नंबर है, आप उन्हें बताएंगे कि मैं ये स्ट्रीट है, यहाँ ये ख़राब है, वो आके ख़ुद ठीक कर लेंगे। बिजली चली जाए, गैस का मसला हो, कोई वो काम, दरख्त अगर बढ़ गया हो, अब देखें दरख्त की वजह से आपके ऊपर वो गिर रहा होगा, यहाँ गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, ये काउंसिल की जिम्मेदारी है। ठीक है। यहाँ पे कुछ हो जाए, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ कुछ नहीं कर। अच्छा, मुझे आप इस काउंसिल सिस्टम की हायरार्की समझा सकते हैं कि हु इज़ एट टॉप और किस तरह कितने लेवल तक होता है और किस तरह ये नीचे आता है लास्ट इकाई तक? जो काउंसिल है, काउंसिल एक्चुअली इफेक्टिव डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट है। ये ऑटोनॉमस एक होती है। पूरा जो UK है ना, उसके जो मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, आप यूँ कह लें ज़िले जो हैं उनके, फॉर एग्जाम्पल वाल्थमस्टो काउंसिल है, जिस एरिया में आप ठहरे हुए हैं वो हार्लिंगटन की एक काउंसिल है, जहाँ पे रेड ब्रिज की काउंसिल है, ये वेस्टमिंस्टर की काउंसिल है जहाँ हम खड़े हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो UK की काउंसिल है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी रहता है, बड़े डिप्लोमेटिक कम्युनिटी सारी। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि वेस्टमिंस्टर काउंसिल का एक टाउन हॉल है,
उस टाउन हॉल में यहाँ पे 25-30 मुख्तलिफ जो पार्टियाँ, लेबर, लिबरल, डेमोक्रेट्स, उनके काउंसलर्स हैं। ये काउंसलर वहाँ पे इलेक्ट होकर वहाँ जाते हैं और फिर एक जो मेयर होता है वहाँ का, वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है। लेकिन जो ये तो वह इलेक्टेड बंदे। अब काउंसिल का अपना जो सिस्टम है वो एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है। ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है, उसमें मतलब लोग जो फुल टाइम बेसिस के ऊपर काम करते हैं वो इलेक्टेड वाले नहीं हैं। उनके पास वो जो सिस्टम को चलाते हैं ना, जो इदारा जिसको हम कहते हैं कि बरतानिया में इदारे चलते हैं, एक्चुअली इदारा वो है, ठीक है। उसमें काउंसलर तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन जो इदारा है ना वो सॉलिड है। वो कोई आ जाए पार्टी, किसी पार्टी की अक्सरियत हो, अकलियत हो। टैक्स सिस्टम, टैक्स यानी कि टैक्स कलेक्शन का सिस्टम क्या होता है? देखिए, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम ये है कि आपका जो रोड टैक्स है वो आप लोकल काउंसिल को पे कर रहे हैं। आपका जो मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं, जो गाड़ियों का उसका हो गया, जो मुख्तलिफ जो लोकल जो सुबह आके आपका कूड़ा जो उठाया जाता है वो उनको जाता है। काउंसिल का अपना टैक्स है, ठीक है। हर महीने मतलब तकरीबन जो मैं खुद तकरीबन 350 में महीने की एक काउंसिल टैक्स पे करता हूँ। उस 350 पाउंड आप देते हैं सफाई का, मेंटेनेंस का। उसमें सिर्फ ये है कि रोड साफ़ करते हैं आके बाहर से, और आके जो वीक में जो है ना 4 से 5 दफ़ा जो आपकी रबिश होती है वो कलेक्ट करके सुबह एक उस पर ले जाते हैं। माहौलियात वगैरह को मेंटेन रखते हैं। बिजली ख़राब हो जाए, वो हो जाए, कोई हालांकि ख़राब होती नहीं है वैसे, आज तक 3 दफ़ा ख़राब हुई है पिछले 15 सालों में, लेकिन पैसे वो ले रहे हैं। अच्छा, ये सारे जो टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस से वो फिर अपना पूरा जो काउंसलर्स की सैलरीज भी जाती हैं, जो स्टाफ की भी जाती हैं, और जितने भी काउंसिल सिवाय 1-2 काउंसिल है जिनमें एक पाकिस्तानी की एक मेजॉरिटी एरिया बर्मिंघम वो बैंकरप्ट हुई है, वहाँ पे हालात ख़राब है। आपको वहाँ से ज़रूर, मैं देख के आया हूँ बर्मिंघम जी, मैं देख के बस। हाँ, अब आपको तो लाहौर से भी बुरी हालात लगे होंगे जी, ऐसे ही है। उसके अलावा जो काउंसिल्स हैं, यहाँ काउंसिल्स के पास अपना हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का सब बजट होता है। उनके अपने पैसे उनके पास जो खर्च करने के बाद भी उन्होंने रखे हुए हैं। सो इस तरह से जो है ना वो इंडिपेंडेंटली वो चलाती हैं। हाँ, कुछ बात काउंसिल मेन स्टेट को पैसे देती है, किंगडम को काउंसिल्स, वो उनका एक सिस्टम है कि देखें वो काउंसिल जो है ना वो यहाँ पे उनके मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आप जिसे कह सकते हैं, वो मुख्तलिफ रेवेन्यूज़ की सूरत में वो उनके साथ ओबियसली उनकी एक ट्रांजेक्शन्स होती हैं। लेकिन जो बाकी जो लोकल लेवल से जो सारे पैसे की कलेक्शन है वो सारी काउंसिल करती है। काउंसिल करेगी और काउंसिल ही रखेगी, और काउंसिल जिम्मेदार है वहाँ के रिहायशियों की, वहाँ की, और उसके एक एक जो पेनी है उस पेनी वो अकाउंटेड फॉर है। ये नहीं हो सकता कि भट्ट साहब गए हैं तो 10,000 दे दिया कि भट्ट साहब चलो तुझे चाय पानी कर लो, या कोई काउंसलर है उसने कह दिया कि मेरा फंड है ज़रा करा दो रोड। नो, एवरीथिंग हैज़ टू गो थ्रू अ सिस्टम, और वो सिस्टम है जो यहाँ पे डिलीवर। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काउंसिल के अंडर काम करता है? नहीं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है देखें वो इंडिपेंडेंट है। ये भी बड़ी वो बात है कि देखिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल लंदन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको, वो जो लंदन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उसके अंडर चलता है। वो जो रोडें देखिए, वो जो ट्रैफिक चल रही है उसको तो जो बसेस की और जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो देख रही है। लेकिन काउंसिल की अपने जो बात जो लोकल जो उनकी वो हैं, उनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, वो उनके इस्तेमाल में होती हैं, प्लस उनकी जो दीगर बहुत सारी चीज़ों का, रोडों को मेंटेन रखना, रोड पोस्ट को सफाई चीज़ों को रखना वो। लेकिन जो बसेज हैं वो डिफरेंट सिस्टम में चलती हैं। वो जब आप बस पे बैठते हैं वो आप डायरेक्ट किराया वहाँ पे करते हैं। लेकिन उन बसेस का जो रूट है, उनके जो बस स्टॉप्स हैं, उनके जो वहाँ पे जो रनिंग स्मूथ रनिंग है वहाँ पे, वो सारी ऑब्वियसली लोकल काउंसिल के अंदर। बिल्कुल ठीक है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा शाह साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। मुर्तज़ा अली शाह साहब की आपने बात सुन ली। अब हमारे यहाँ जो नुमाइंदे हैं उनकी बात सुने, लेकिन उसके साथ साथ लंदन की सैर करते जाएं। आज का शो सैर का है, तो सैर करते जाएं, बल्दियाती निज़ाम को समझते जाएं, और यकीन माने इसी सैर के अंदर आप ये समझ जाएंगे कि बल्दियाती निज़ाम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारे आइन के अंदर मौजूद है, आर्टिकल 140 ये कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए, उनको तमाम इंतज़ामी अमूर, फाइनेंशियल अमूर, पोलिटिकल अमूर उनको मिलने चाहिए, उसको ताकत मिलनी चाहिए उस हुकूमत को जो लोकल बॉडी की सूरत में कायम होगी, जिसको लोग चुनेंगे, और वो अपने अंदर से लोग चुनेंगे। छोटे छोटे इलाकों के अंदर अपने अपने नाज़म, चेयरमैन या जो भी उसका नाम रखें वो होंगे, और अपना अपना इलाका कंट्रोल करेंगे, अपने अपने इलाके के अंदर बुनियादी सहूलतें देंगे। ये हमारे आइन के अंदर मौजूद है, यानी कि ये हम आइन से बाहर बात नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद आइन की खिलाफ वर्जी यहाँ की जाती है कि आपके मुल्क में बल्दियाती निज़ाम आने नहीं दिया जाता। आपके मुल्क में ताकतवर बल्दियाती निज़ाम आएगा तो आपके मुल्क में हीरो निकलेंगे। मेरा दोस्त है इकरारुल हसन, बड़ी कोशिश कर रहा है कि आम आदमी को ऊपर आना चाहिए। आम आदमी तब तक ऊपर नहीं आ सकता जब तक ये जो बेसिक अकाई है डेमोक्रेसी की, ये ऊपर लाने नहीं दी जा सकती। तो सबसे पहले जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी हमें बल्दियात के लिए। जब हम बल्दियात की लड़ाई लड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी यूसी का, कौन सी जो सी है
जोन का टाउन नाजिम या नाजिम इतना बेहतरीन है, उसने इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दी है, वहाँ से वो अपनी कारकर्दगी पे मशहूर होकर आगे आएगा। जैसे मियाँ आमिर महमूद साहब सामने आए, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब सामने आए, जैसे कराची में जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो सामने आए। तो इस तरह के बहुत सारे लोग खुल के सामने आएंगे, आपको लीडरों का पता चलेगा कि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी है और आप उनको लीडर चुन सकेंगे। अभी आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो आज आके हमारे पास ये हैं या इनके बच्चे हैं, तो फिर इनसे बचने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो बल्दियाती नुमाइंदे थे जो इससे पहले लाहौर शहर के अंदर, वो इसके बारे में अपनी क्या आरा रखते हैं और वो इसके बारे में कहते हैं। हमने पीछे शो किया था, उसका आपको एक रैपअप सा मैं देता हूँ, वो रैपअप में जाके आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ हुआ क्या है। फिर क्लोजिंग इसकी लंदन में ही करेंगे, क्योंकि लंदन गए हैं, लंदन ही क्लोजिंग कराएंगे। मेरा इलेक्शन जो था वो जिस साथी के साथ था वो नून लीग का था, वो भी मैं भी नून लीग था, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैं आज़ाद बैनर बढ़ा के खड़ा हो गया, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। आज़ाद ही जीत गए, आज़ाद जीत गए, अल्लाह का शुक्र है। फिर अपनी पार्टी में शमूलियत की, इन दोस्तों के साथ चला। ये क्यों की आपने पार्टी में शमूलियत? आज़ाद दोबारा असल में पता क्या, शमूलियत पार्टी के बंदे थे, हमें जो लोगों ने तावन किया उधर वो देखते थे यार मुस्लिम लीग नून के बंदे को हराया था, बिल्कुल हराया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आप मुस्लिम लीग नून में ही आ गए। नून में ही आ गए। नून क्या वजह होती है, ये क्या अंधी मोहब्बत है, ये क्या रोला है? असल में पता क्या है, मियां नवाज शरीफ से प्यार है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। 1998 में मैं सियासत में आया हूँ, कौंसल बना था लेबर कौंसल 2005 में, अब 2015 में अल्लाह ने इज्जत दी थी चेयरमैन की। अब नसीब में होगा, जैसे आपने कहा ना मिडिल क्लास ख्वाजा रात सार फीक ये कह रहा है, पहले बंदे का मुस्तकबिल काउंसलर होता है। मैं काउंसलर था, फिर मैं चेयरमैन बन गया, अल्लाह ने इज्जत दे दी। ये आप जो पैनल बनाना चाह रहे हैं, एमपीए बन जाएंगे आप? ओ भाईजान, एमपीए बनने नहीं देना इन्होंने, हमारा इधर चेयरमैन बनना बड़ा मुश्किल अब हो गया। ये आज़ाद इलेक्शन करा रहे हैं 9 बंदों का। राव साहब के दिल के छाले हैं ये। मेरी बात सुन लें बट साहब, यकीन करे दिल रोता है। ये 2015 और 2025 हमने जो वक्त गुजारा, हमारी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हुई, चेयरमैन वाइस चेयरमैन खत्म हुई, हमारी पार्टी ने लड़ाइयाँ नहीं खत्म की हमारी, हमें इतना परेशान किया, इख्तियार वगैरह नहीं दिए। हम तो जितना वक्त गुजारा 2-3 साल गुजारे हैं, खिदमत हमारी दुनिया से पूछ रहे, इलाके से पूछ रहे, हमारे पे लोगों को उम्मीदें पड़ी थी। अब भी जीत के अगर आप आज़ाद टिकट ना दी, फिर आज़ाद लड़के जीतेंगे। ओ भाईजान, ये आज़ाद करा ले, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बार साहब बात कह रहा हूँ, कह दें, ये नहीं चलना निज़ाम, ये ज़ीरो निज़ाम है। ये 9 बंदे जनरल काउंसिल का इलेक्शन लड़ेंगे, 9 के 9 चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे और हमारा आपस में फटा डल गया। पहले चेयरमैन वाइस चेयरमैन का फटा था, अब 9 बंदों के साथ फटा होगा, शो हैंड होंगे, वो बंदे जीतेंगे, उनमें से चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनना है और भाईजान पैसा का दारोमदार चलना है। बार साहब किस तरह खरीदांगे लोगों नूं, मेरे च नहीं सकत हैगी, मैं किन्ने को पैसे लाणागा, बड़ा इलेक्शन हो गया, पैसे ढेर लगने ने, की करांगे। एक इहो जिहा निज़ाम है साडे अदारियां नूं, कौन समझा रहा है, कौन गाइड कर रहा है, मैनू नहीं समझ आ रही, किस तरह से गाइड कर रहा है। कर्नल साहब जेंटलमैन आदमी ने, मेरे बजुर्ग ने, मैं जाती इन्हां दे मूँह ते कोई तारीफ नहीं करता, कोई मशवरा नहीं लिया गया। अज भी असीं तरीखा भुगतन दे इन्हां दे नाल हाई कोर्ट च, पैसा पल्लिओ ला रहे ने, वकील कर रहे ने, केस चल रहे ने, किहड़ा निज़ाम बनाउण तुर पे ने। और खुदा दे बंदिओ, इन्हां नूं बुला के पुछ लो यार किस तरह निज़ाम चलाना है, इस तरह निज़ाम नहीं चलना। असीं अपने 24 घंटे दफ्तरां 'च बैठे हुंदे आ, फजर पढ़ के सौंने आ, रात दफ्तर खुले ने, लोगों के फोन सुन रहे हैं, सिग्नेचर भी हाली कर रहे हैं, लोगों को बड़ियां उम्मीदां सी, चेयरमैन नहीं है, साढ़े को नहीं इख्तियार है, ए DC AC सारे गलियां महल्ले पटा रहे ने, काम करवा रहे ने, सानू पुछ रहे ने, साडे पल्ले कख नहीं गा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ नहीं है, ना पहले सी ना ਹੁਣ। जावेद भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो निज़ाम अब लेके आ रहे हैं, जिस तरह सैफ़ी भाई ने कहा कि 9 लोग होंगे, 9 काउंसलर, वो एक चेयरमैन उन्होंने अपने अंदर से मुंतखब करना है। अब चलें एक जगह पे बड़े अच्छे तरीके से खुश उसरूबी से हो गया, 9 लोगों ने आपस में डिसाइड कर दिया कि ये हमारा चेयरमैन होगा, कई जगहों पे फटा पड़ जाएगा, कहीं 2 चेयरमैन निकल आएंगे, 3 चेयरमैन निकल आएंगे, फिर क्या होगा? वो सही कह रहे हैं, पैसा तो लगेगा। मसला है पहले तो अभाम है कि निज़ाम की समझ नहीं लग रही, कभी 2022 का निज़ाम, कभी 2025 का। वो चेयरमैन तो बाद में बनेंगे भट्ट साहब, पहले इनकी आपस में लड़ाई होगी। 9 कौंसलर जो एक पैनल के होंगे या पार्टी के होंगे, वो एक दूसरों के इलाके में जाएंगे वोट लेने के लिए। हल्का है बाप, पूरा इंतखाब जो है ना पूरी यूसी होगी। मैं सैफ़ी भाई के इलाके में जाऊंगा, ये मेरे इलाके में जाएगा, मैं इसके रिश्तेदारों को कन्वेंस करूंगा, इनके दोस्तों का। पहले तो ये हमारी लड़ाई होगी ना कि ये मेरे महल्ले क्या लेने आया, ये इधर क्यों आया। ये डिक्टेटर ने निज़ाम मुतारफ़ कराया था, लेकिन उसे पावर बहुत थी, पावर दी थी,
डिक्टेटर था, उसने पावर दी थी, लेकिन वहाँ पे भी हमारे गिले शिकवे ऐसे ही चलते रहे कि यार तू मेरे इलाके में आया, मेरे हमसाए को तूने कहा, उसने मुझे बता दिया। मसला है कि सैफी भाई वाली बात है कि अब इलेक्शन है, करप्शन ज़्यादा कर दी ना, पैसे की दौड़ है। अब जितना को पैसा लगाएगा, ज़ाहिर है जिसने पैसे लगाने हैं उसको वोट, वो कौंसलर कहेगा जी मेरा इतना पैसा लगा, मैं मुंतखब हुआ हूँ कौंसलर, तो आप मेरा खर्चा दे दें जो मेरा लगे हैं, तो मैं आपको वोट दे देता हूँ। राव साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे ख्वाजा साद वाली बात पे या वो इलेक्शन वाली बात पे? सब इलेक्शन वाली बात कर रहा हूँ मैं, सैफी भाई की बात बड़ी कर रहा हूँ। जो 9 ये काउंसिल खड़े किए इन्होंने, ये निरी लड़ाई है, हर बंदे चेयरमैन का उम्मीदवार होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरी राय है कि पूरे पंजाब में 36 ज़िले हैं, जिनमें 35 ज़िले नून लीग के पास थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन सारी बॉडी इनके पास थी। ये चाहते हमारा 2-2.5 साल हमारा टर्नओवर भी 804 नंबर कैदी ने हमारा ज़ाया किया, ख़त्म कर दिया हमको। 2 साल का टर्नओवर बहाल कर देते तो और से बेहतर होता है ये। लेकिन वो आप पे भी ट्रस्ट नहीं ना करते, आपकी जमात आप पे भी ट्रस्ट नहीं करती। पक्के आदमी हम तो नवाज शरीफ के पक्के सिपाही हैं। आपने ये पार्टी से, नवाज शरीफ पक्के सिपाही हैं। आपने पार्टी से पूछा नहीं? पक्के सिपाही हैं यार, नहीं आपने पूछा नहीं पार्टी से? ये पार्टी पूछेगी तो हम बताएंगे ना, हम पूछते कोई नहीं है, ये बात है ना। मैं तो ये कह रहा, राय है अगर ये वही पहला निजाम बहाल कर देते थे, इनका इससे बेहतर हो जाना। अच्छा राव साहब, आप तो मेरे ख्याल से बल्दियाती नुमाइंदों को तो वो एमपीए भी बनने नहीं देते, आपसे तो कई दफा एमपीए के जाते जाते वापस कर लिया। नहीं, मैं तो शुरू से एमपीए का कैंडिडेट था, बड़ी कोशिशें की हैं और मेरा बड़ा वोट है, लोग मेरे बड़े चाहने वाले। पूरा हल्का है तो मैं फिर पार्टी के साथ रहा और अभी पार्टी के साथ हूँ और रहूंगा पार्टी के साथ। लेकिन आपके लोग आपसे गिला नहीं करते कि राव साहब? गिला करते हैं, कहते हैं आपने जलसे नहीं किए, हमारे साथ उठा नहीं। मैं पार्टी का पक्का आदमी हूँ, मैं अपनी पार्टी कहाँ छोड़ जा सकता हूँ? जो पार्टी का फैसला है मेरे लग जाता है। हमारा तो कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज है, हमजा शहबाज है, जो हमारे कायदीन जो फैसला करते थे हम उनके पीछे लब्बैक कह देते हैं। ओके चलें, बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब अभी इलेक्शन की बात हो गई है, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, जो मैं अभी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में हल्का बंदियों का आगाज़ कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के ज़िली दफ्तर हल्का बंदियाँ लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत करेंगे। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 असम्बली से मंजूर होने पर 2022 की हद और हल्का बंदी गैर फाल हो जाएगी। ये क्या मतलब? अगर वो जो हल्का बंदी हैं 2022 के मुताबिक करेंगे और 2025 का जब एक्ट पास होगा तो वो तमाम एक्सरसाइज ज़ीरो हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन से चलें बात शुरू कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं ये वाला पॉइंट अपने अल्फाज में या किसी अपने अंदाज में बताऊंगा। पहले यही वाला बता दें फिर। पहले ये है कि हमें मियाँ नवाज, मुझे ये लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का खुदा न खास्ता नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है। ग्रास रूट का जो वर्कर है, जब ये सारे इलेक्शन लड़ेंगे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन के अलावा जो ये सारे एज अ काउंसलर इलेक्शन लड़ेंगे, तो किसी की पहचान नहीं होगी कि ये PMLN का या किसका है, नहीं होगी। तो जब मेरे कायद की तस्वीर, मेरे कायद का नाम लेकर हम गलियों और मोहल्लों में जाएंगे तो वो इलेक्शन क्या PMLN का होगा? वो इलेक्शन क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी का होगा? तो ये कौन सी मूव है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? मेरे कायद का नाम क्यों मिटाया जा रहा है? कौन कर रहा है? पार्टी कर रही है, जो आज छाए हुए हैं। मेरा कायद तो खामोश बैठा है अपने घर में। नाम बताएं जरा कि कौन कौन है भाई? पार्टी के लोग हैं ना, वजीर आजम भी हैं, वजीर आला भी हैं, सारे मिनिस्टर्स भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सारे इनके पास है ना। मुझे ये पता कि मेरे मियाँ के, मेरे कायद के नाम के बगैर ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ा जा रहा है और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये गैर जमाती है। ये गैर जमाती। और जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लेंगे, वो 13 लोग जो पहले से उन्होंने अपने आप को रिजर्व सीटें भी कर ली हैं, इलेक्शन भी लड़ लिया है, तो जब वो ये 13 का ग्रुप पूरा हो जाएगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर एंड रिजर्व, उसके बाद आप पार्टी ज्वाइन कर लें। तो गली और मोहल्ले की बाबे फकीरे नू, बेबे जैनब नू, चाचे मौले नू, मियाँ रफ़ी नू, उन्होंने की पता है कि इलेक्शन किधर नाम से लड़िया गया है? मियाँ नवाज शरीफ का नाम किधर गया? किसने ये जुर्रत की है? मैं लड़ा था ना इमरान खान के खिलाफ, ये सारे साथी मेरे साथ थे ना। आखिरी दिन जिस दिन हम जीते थे, इमरान खान की सिटिंग गवर्नमेंट थी, तो जब मैं बाहर आया था मेरे साथ सिर्फ एक चेयरमैन था, और जब मैं अनाउंस किया कि हम ये जीत गए हैं, हमारी जीत हुई है, हमारी पार्टी की जीत हुई है, तो 15 मिनट के बाद टेलीफोन पता किसका आया था? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। और सारे MNA MP इन्होंने सप सो गया सी, दोबारा आके बह जाएगा लाहौर, और सारी टीम आके लाहौर बह जाएगी। हमने टांगे तुड़ाई, इसने जैकेटें फड़वाई, उसने सारा कुछ किया, हमारे ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे हुए। वो ऐसी फिर भी भैड़े, और मैं तो वो हूँ जो सरहदों पे ये कट देखें और उसके बाद अवाम में
क्या हम अभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है? क्या हम बूढ़े हो गए तो हमारे दिमाग बूढ़े हो गए हैं? दुनिया में क्या 80-80, 83-83 साल के लोग इलेक्शन नहीं लड़ते हैं? क्या वो मुल्क और हुकूमतें नहीं चला रहे? क्या वो सुपर पावर का सरबराह नहीं है 80-82 साल का आदमी? वो तो क्या टर्की वाला सदर जो है वो क्या 14 साल का या 24 साल का है? चलें इसी में एक ये चीज बता दें कि अब आ जाए इधर, आप इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाए। हाँ, मेरी रेट चल रही है 2022 के खिलाफ, और हर रेट उसके तारीख के ऊपर अभी है, चल रही है, वो कोर्ट में चल रही है। जी, इलेक्शन कमीशन के लोग आते हैं, सीनियर मोस्ट जज आफ्टर द चीफ जस्टिस, वो मेरी उथे मेरी तारीखा होंदियां ने। इलेक्शन कमीशन मुझे नहीं पता फैसले देने में सीनियर है या जूनियर है टू हाई कोर्ट, बट इलेक्शन कमीशन को ये नहीं पता कि लाहौर के एक्स मेयर ने रिट की हुई है 2022 के इलेक्शन के खिलाफ, और वो लाहौर का मेयर क्यों था? पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव था, और इनका पूरे लाहौर का और ये 319 के हाउस का मेयर था, वो मुबशर जावेद नहीं था। मेयर ने की हुई है वो रिट चल रही है, और इलेक्शन कमीशन ने उसको क्यों नहीं फैसला सुना, और उसी के ऊपर इलेक्शन कर रहे हैं। उधर इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आया, और अब जब इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया तो आप जाते हैं कि जी उससे अगले दिन आपने बिल पास कर लिया। और ये ज़रा पढ़े ना, ये क्या लिखा है? ऑल द पावर्स विल बी डिवॉल्व्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल। ये तो आर्टिकल आइन में लिखा हुआ है ना, आर्टिकल 140A में। और इसमें ज़रा देखें ना आप, कौन सी इसमें डिवॉल्व कर रहे हैं? लाहौर की कौन सी चीज़ है जो इस टाउन हॉल में, ये तो बेचारा यतीम हो गया ना इस कानून के मुताबिक। हाँ। मेयर तो मर गया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नाज़म तो ख़त्म हो गए, टाउन हॉल तो बर्बाद हो गया। अब मुझे बताइए आप कि ये डिवॉल्व कर रहे हैं 140A के तहत सारी, तो इसका 14 तो इसमें कोई अथॉरिटीज़ है जिनका सरबराह जो है वो डिप्टी कमिश्नर होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, और हमारे इलेक्टेड लोग जो हैं यतीमों की तरह सामने बैठे होंगे। मुझे सवाल का जवाब दे दें, जो कर्नल साहब ने पहली बात की है, पार्टी के अंदर ये जो वर्कर को मारने की एक जो मुहिम जिनके बकौल मुझे नज़र आ रही है जो चल रही है, ये कौन चला रहा है, किस तरह चल रही है? क्या लीडरशिप को नज़र नहीं आ रहा? क्या नवाज शरीफ साहब नहीं देख रही है? असल में भट्ट साहब खुली गल होनी चाहिए। दसो। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਬਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਖੁਦ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। मुनाफकत की जा रही है साढ़े नाल, अंदाजा ला लो कि असम्बली पास कर रही है ते कानून ये कहता है, कानून ये कहता है कि बलदियात जिहड़ा है ओदा इलैक्शन जिहड़ा है वो असी इस कानून के तहत लड़ाना है। अच्छा, एक गल दसो, तो तुहाडे कोल पुछना चाह रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MP MN ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਤੇ? ਉਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ। ਇਹ MP MN ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MPS ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ? ਕੌਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ MPA ਨੇ? ਉਹ ਹਾਏ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਸਵਾਤੀ ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ये 2018 वाला जो पिछला इलेक्शन हुआ है, 22 वाला ये जनरल इलेक्शन, क्या आपको नहीं पता कैसा इलेक्शन हुआ है, क्या उसमें हुआ है? हम नहीं बोलना चाहते,
ये सबको पता है। 2024 का इलेक्शन, ये जो पिछला इलेक्शन हुआ है 24 वाला? जनरल का जनरल इलेक्शन पड़ा है, MNA MP का क्या इलेक्शन था? खुदा के बंदो, लोगों के हाथ जोड़ के वोट लिए हैं, बड़ी मुश्किल से वोट लिए हैं। हम सबको अपने गिरेबान में पता है कि आपने वोट दिलवाया उनको। ओ भाईजान, हमें पता है कैसा इलेक्शन है, क्या हमारे पल्ले है। हमारे पल्ले कुछ नहीं है, खुदा की कसम, लोग परेशान हैं हमारे से नफरत। मुस्लिम लीग नून का ये वर्कर कह रहा है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है। भाईजान मेरी बात सुने, जो बाजी मरियम कर रही है ना, हमारी सोच से ज्यादा काम कर रही है, हम मान रहे हैं, लेकिन लोगों को काम पसंद नहीं आ रहा भाईजान। मैं सही कह रहा हूँ आपको, वो क्या काम पसंद नहीं आ रहा? वो तो कह रही है हमने बड़े तरक्कियाती मंसूबे। हमारे काम की खूबी कोई बयान ही नहीं करता, वो कितनी मेहनत कर रही है नजर आ रहा है, लेकिन यकीन करे लोगों को नहीं पसंद आ रहा काम। क्यों? वो बहुत मेहनत कर रही है, लोगों को नौकरी चाहिए भाईजान, लोग भूखे मर रहे हैं। आज तक एक बंदा नहीं नौकरी दिलवा सके यार, खुदा की कसम। रुल रहे हैं गलियों में, जवान रुल रहे हैं, परेशान है लोग। मेरे हल्के में है बरसा नौकरियां नहीं है, लोग नौकरी मांगते हैं। असी पूरा इलाका बटाया जी, सीवरेज पै रहा, PCC टफ टैल हो रही है, लोगों ने यह विखना, लोग नौकरी मांग रहे हैं। बर साहब मेरे को लोग आते हैं, सैफी यार तेरा तरले गए, पार्टी ने नौकरियां लवा, 3 महीने नौकरी लग गए डिंगी च, हैल्थ च लवाता 3 महीने फारग। लोग मजबूर ने, बच्चे यंग रुलते पे ने गलियां महलियां च। मैं मजबूर हाँ, पार्टी ने चलना पिया वा, पार्टी ने रिक्वेस्ट करी दी है, असी थल्ले उत्ते कदी नहीं जा सकते, साड़ी वारी नहीं आ सकती। ऐ नून लीग की नानी बैठी है मियाँ तारक, सारी जिंदगी हो गई है, मेरी 50 साल उम्र है, इन्हों की 75 साल होनी है। की कढ़ना ये चो, कितने रखे इनू? मारा खा रहा, तुम क्लिप की गल की, किन्नी मार खाधी तरीखां से, असी भी तरीखां से जाते रहे। उन्होंने लत्त टुटी, मैं कोल सा आस हो गया सी, मेरी तबीयत हो जी सी, मैं चुक के खड़िया उन्होंने हॉस्पिटल, कितने खुडे लैन लाता है। जो साडा बलदियाती निज़ाम खत्म किया, कभी मेरे सानू बुला के पूछा किसी ने? ओए अल्लाह दे बंदे, खुदा दा वास्ता, जेंटलमैन आदमी है, समझदा काम नूं लगा कला। ए रूल बनाने तो पहले उन्हें पूछो तो सही, और सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। नवाज शरीफ नाम खत्म करता। आपने देखें क्या आप करेंगे? बुचड़ खाने आपके पास नहीं है, सफाई का निज़ाम आपके पास नहीं है, बागात आपके पास नहीं है, गली मोहल्लों की मरम्मत रिपेयर जो है वो महकमों के पास चली जाती है, तो आपके पास रह क्या गया? और इसमें इतनी पूरी लंबी लिस्ट है, तो मैंने वो निशान लगाए कि उसमें कोई 2-4 चीज़ें आपके पास रह जाएंगी। अच्छा, लैंड यूज़ पे आ जाएं आप, जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, इंक्रोचमेंट वगैरह, इंक्रोचमेंट तो रेडियाँ कर जो नहीं, वो भी पैरा आ गई है। लेकिन पैरा तो आपके अंडर ही काम करेगी फिर। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक फरमाए, और हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो अब यानी कि पैरा है बल्दियाती फोर्स ही है तो सारा कुछ बल्दियाती ना, मगर है कुछ नहीं, अथॉरिटीज़ हैं वो। और आपको पता है कि वासा जो है वो, या LDA जो है वो, तो वासा को भी कहती है मेरे मातहत है। और जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है वो टैक्स कलेक्ट करेगी, हमारे लिए करती थी LWMC के लिए, तो 25% कलेक्शन चार्जेस लेते थे। हालांकि जब मैं छोटा था तो बुचड़ खाने, हाँ दूसरा बताया कि जी ये जो टोल टैक्स है वो अब देखें 10 टन हो गए हैं, तो टोल टैक्स कहाँ से आएगा, किसको कितना आएगा? यानी कि वो फिर कोई और अथॉरिटी आ जाएगी टोल टैक्स के लिए। लारी अड्डा किसके पास जाएगा? मेरे टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको 98 करोड़ तक ले गया था, अभी फिर शायद बोली 70-75 पे, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग। तो वो किस टाउन के हिस्से में आएगा? जो हमने रायविंड में बनाया था वो सारा उजड़ गया, वो ठोकर न्याज बेग के ऊपर हमने बनाया था, वो प्राइवेट अड्डों के सामने, वो फिर उजड़ गया, वो कौन चलाएगा? तो जब तक ये टाउन हॉल, आपको पता है तारीख में सबसे पहले शहरों की हुकूमतें शुरू हुई थी और टाउन हॉल हुए थे दुनिया में। बड़े जिन तरक्याती जो मुल्क हैं, जो तरक्की कर चुके हुए हैं, जितने मैंने आपको नाम बताए हैं, जितने मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सारी चीज़ें ये लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। दूर ना जो आप बॉर्डर तो परले पास देख लो, लाखों के हिसाब से उनकी यूनियन काउंसिल लेवल की पंचायत वगैरह हैं और वो चल रही। यहाँ से उठे आप अमेरिका चले जाएं, अमेरिका से उठे आप चाइना में चले जाएं, लंदन चले जाएं, तुर्की चले जाएं, चाइना, बड़े मुल्कों में, एवरीवेयर। लंदन सिटी में मैं मौजूद हूँ और रिवर थेम्स के ऊपर हूँ। ये इसमें लाहौर में और लंदन में जो मुमासलत है वो इस रिवर की है कि लाहौर भी रावी किनारे, दरिया किनारे आबाद है और रावी की बड़ी अहमियत है लाहौर के लिए।
और ये लंदन शहर भी ये बीचों बीच में से गुजरता है, ये थेम्स, और थेम्स के ऊपर लंदन शहर है। लेकिन इस शहर की एक खूबसूरती और भी है, इस इंग्लैंड को, यूके को, यूनाइटेड किंगडम को डेमोक्रेसी का चैम्पियन कहा जाता है, ये डेमोक्रेसी के चैम्पियंस कहे जाते हैं। तो इनके यहाँ पर निज़ाम कैसे चलता है वो भी आज जानेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे। और बल्दियाती निज़ाम यानी कि लोकल बॉडी सिस्टम इनके अंदर कैसे काम करता है वो भी जानेंगे। इनकी गलियों में फिरेंगे, इनके रास्तों पे जाएंगे और जाके देखेंगे कि ये लोग कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं। एक लाहौरिया लंदन च की करता है वो भी तुसी देख लेना। मेरे पीछे खूबसूरत मनाजर आप देख रहे हैं, ये लंदन की स्काई लाइन है और स्काई लाइन आप उसकी देख रहे हैं, खूबसूरत चमक रही है हर तरफ ना। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा शहर लाहौर भी ऐसे चमके, और उसको देखने के लिए अभी भी लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, वो और चमके और तरक्की करे और आगे बढ़े। आज के शो की जुस्तजू भी यही है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये लंदन शहर का सिस्टम, जो लंदन शहर के अंदर लोकल बॉडी सिस्टम है, जो लंदन शहर को गवर्न करने के लिए बेसिक इकाई बनाई गई है, वो काम कैसे करती है। आए मेरे साथ। पाकिस्तान हाई कमीशन नाइट ब्रिज से मैं निकला हूँ और मैं लंदन के बल्दियाती निज़ाम को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्दियाती निज़ाम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हम वहाँ पर लाहौर में, पाकिस्तान में एक ही चीज़ पे परेशान रहते हैं और वो परेशानी हमें ये होती है कि यार हमारी गलियाँ ख़राब हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है, गलियों में सफाई नहीं है, वहाँ पर सीवरेज का प्रॉब्लम है, वहाँ रहने का प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, अच्छे पार्क नहीं है। तो हमें पार्क और ये तमाम चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं, कौन दे सकता है? हम जाके फ़ोन करते हैं MPA को, हम फ़ोन करते हैं MNA को। तो MPA MNA गलियों की नालियाँ बनाने पे फोकस कर बैठते हैं और उनका जो असर काम है कानून साजी, हमारी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए कानून साजी करना, वो कर नहीं पाते। तो अभी मैं लंदन में यही ढूंढ रहा हूँ। मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। आप ये शो पे देख रहे हैं बनाम सरकार में कि ये एक काउंसिल के अंदर से मैं गुज़र रहा हूँ। ये काउंसिल है जो वेस्टमिनिस्टर के अंडर आती है और यहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी है कि इन्होंने इसको साफ़ रखना है, इसको मैनेज करना है, इसके अंदर तमाम जो परेशानियाँ हैं यहाँ के रिहायशियों को उसको ठीक करना है। और यहाँ का टैक्स सिस्टम बड़ा अच्छा है, यानी कि अगर आप देखें ना, ये टैक्स किस तरह कलेक्ट करते हैं और वो टैक्स अपनी लोगों के लिए जो काउंसिल के अंदर रहते हैं उनके लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत चीज़ है। बल्दियाती निज़ाम शुरू से ही जिसने भी बनाया वो एक डेमोक्रेसी की बुनियादी इकाई है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं निज़ाम, फिर यहाँ पार्किंग का निज़ाम, यहाँ पर लोगों के रहने का निज़ाम, और उसको मैनेज कौन करता है? काउंसिल मैनेज करती है। अब हम एक स्ट्रीट पे चलते जा रहे हैं, यहाँ साइड पे कूड़ा पड़ा हुआ है और ये बड़ा पोश इलाका है, यानी कि एम्बेसियों का इलाका, वेस्टमिनिस्टर है ये, और यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है सड़क के पास। अब ये इन्होंने उठाना है, गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी, बड़ा बड़े तरीके से ये काले बैगों में पड़ा हुआ है। हम यही घूम घूम के देख रहे हैं कि हम इतने साफ़ सुथरे कैसे हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये अब यहाँ पर आके ये यकीन हुआ है कि इंसान को ख़ुद साफ़ होना चाहिए, सफाई पसंद होना चाहिए। अगर हम होंगे सफाई पसंद तो मेरे ख्याल से हम कुछ कर पाएंगे। अब हमने सड़क क्रॉस करनी है भाई, यहाँ पे इसको लगाएंगे और वो सामने सिग्नल है जो पैदल चलने वालों के लिए है, और उन्होंने सिग्नल तोड़ दिया। चलो सारे साढ़े नाल दे भी होंगे ने ना। और अब ये ग्रीन होएगा तो सारे क्रॉस कर रहे हैं, इंसानों भी कर लेना चाहिए। हाँ, हम तो बड़े कानून के पाबंद हैं। ये ग्रीन हुआ है तो हम निकले हैं। ये हूँ मैं और ये हमारा लंदन। हम ये कोशिश जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा बल्दियाती निज़ाम कैसे ले सकते हैं, कैसे ला सकते हैं कि हम थोड़े से मुनज़्ज़म हो जाएं। देखें, पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़े से मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। पैसा इनके पास भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मुनज़्ज़म है। और ये पैसा जब अपने लिए इकट्ठा करते हैं किसी एक काउंसिल के लोग, तो अपनी काउंसिल को देते हैं और काउंसिल उसको अपने लोगों के ऊपर लगाती है। इसका अंदाज़ा अब यहाँ से लगे मुनज़्ज़म होने का कि ये सड़क खाली है और पार्किंग कैसे उसके साइड पे की हुई है उन्होंने, कितने मुनज़्ज़म तरीके से। इसे कहते हैं मुहज़्ज़ब होना। आप ऐसे होते हैं मुहज़्ज़ब। ये पीछे विंस्टन चर्चिल है। चर्चिल ने कहा था वर्ल्ड वॉर 2 में कि उसको किसी ने कहा कि लंदन तबाह हो गया है, ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। उसने कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? लोगों ने कहा हाँ दे रही हैं। उसने कहा हम लंदन फिर बना लेंगे। तो इंसाफ के ऊपर ये सोसाइटी कायम है और इतनी अच्छी कायम है कि मैं आपको यहाँ की एक बात बताता हूँ। हीथ्रो एयरपोर्ट के पास जहाँ हीथ्रो है वहाँ पर एक जगह है हॉन्सलो के नाम से, वहाँ सोसाइटी है पूरी। उसने हॉन्सलो ने हीथ्रो को किस पे केस किया, हीथ्रो एयरपोर्ट पे अदालत में गए कि हम रात को सोते हैं, फ़्लाइट्स उतरती हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं।
तो अब हीथ्रो रात के वक्त बंद होता है, वहाँ पे रात को फ़्लाइट्स नहीं उतरती। इसे कहते हैं इंसाफ, और वो इंसाफ जो इंसानी सोसाइटी यानी ह्यूमन सोसाइटी के लिए हो, उसको ये कहते हैं ह्यूमन सोसाइटी। और ये पीछे मेरे देख रहे हैं आप, ये पार्लियामेंट है, ये बिग बैन है, और इसके पीछे लंदन ब्रिज है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ भी आपको दिखाता हूँ। सोसाइटीज़ जो सी हैं वो सिर्फ इंसाफ के ऊपर कायम होती हैं, यानी जस्टिस के ऊपर कायम होती हैं। जब आप इंसाफ देना बंद कर देते हैं तो ख़त्म हो जाता है सारा कुछ। इसके आप थोड़ा सा मुड़ेंगे तो वहाँ कॉर्नेशन चर्च है, यहाँ पर क्वीन जो सी है वो यहाँ पर आके कॉर्नेशन उसकी हुई थी, अभी जो किंग की कॉर्नेशन भी यहीं पे हुई थी, और वो सारा कुछ यहीं पे हुआ था। अभी हम बिग बैन से लंदन ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। आ जाए। बात इतनी सी है लोकल बॉडी के अंदर कि आपको हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी ताकत अपनी नीचे लेके जाने के लिए, नीचे निज़ाम को ताकत देने के लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ, हमारे मुल्क में ये दावेदार बहुत हैं डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के लंबरदार बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी जमातें हैं पॉलिटिकल, लेकिन फिर भी वो डरते हैं, घबराते हैं पावर नीचे तक देने के लिए, यानी कि पावर आम आदमी के हाथ में देने से घबराते हैं। यानी कि अगर हमारा MNA MP है वो भी नाली मोरी की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेता है, कानून साजी तो बाद में करेगा, पहले वो नाली मोरी के पीछे बहुत सारा बजट लेता है और बजट के अंदर फिर कमीशन बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये अलग स्टोरी है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर कहानी ये है कि जो काउंसिल है या जो उनकी टाउन है उनका, वो अपने पैसे खुद इकट्ठे करता है, अपने शहरियों को रजिस्टर्ड है उनके पास, और उनके घर की देखभाल, उनकी गलियों की देखभाल, उनकी सेहत की, उनके स्कूल्स की, उनकी एजुकेशन की, उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी काउंसिल उठाती है, उनके रिहाइश की ज़िम्मेदारी काउंसिल उठाती है। फिर जब ये सारा कुछ काउंसिल उठाती है तो अपने लोगों को पे ऑफ करती है। ये पैसे लोगों के ही हैं जो लोगों पे लगाए जाते हैं और वो वहाँ उनके पास इकट्ठे होते हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, ये निज़ाम से कुछ सीखना चाहिए। हम इनसे और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मेरे ख्याल से बल्दियाती निज़ाम भी हमको इनसे सीखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी खुशहाली आए, तरक्की आए। और मेरे ख्याल से डेवलपिंग कंट्री हैं हम, तो ये सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं आज के शो में ये दिखाने की कोशिश की कि इनसे हम कैसे सीख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।